बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। अगस्त का मौसम है, अगस्त का महीना है और जश्न आज़ादी का जोश जज्बा इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है और हम सब इस जश्न को मनाने में पेश हैं। याद कर रहे हैं अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को, किस तरह से उन्होंने कुर्बानियाँ देकर अपनी खिदमत पेश करके हमें ये प्यारा मुल्क दिया जिसमें हम आज़ादी के साथ अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की सलामती और बका को हमेशा कायम और दायम रखे। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और जी, आज भी हम जो है वो तारीख़ के झरोकों में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मुंतज़िर हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जानना हम सब के लिए ज़रूरी भी हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए या फिर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बात की जाए, उनकी तमाम तर खिदमात, उनके फरमुदात, उनके अक़वाल वो हमें किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं मौजूदा दौर में, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ नौजवानों से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की क्या उम्मीदें वाबस्ता थीं, वो नौजवानों को कैसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे और नौजवानों को उन्होंने किस तरह से गाइड किया, इस पर भी हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ जी, जहां नौजवानों की बात हो रही है, नौजवानों को गाइड करने की बात हो रही है, वहीं हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे कायद बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कैसा पाकिस्तान चाहते थे। हम उस पाकिस्तान को जिसका ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, जिसको अमली जामा पहनाया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हम उस पाकिस्तान को किस तरह से तरक्की की जानिब ले जा सकते हैं, उसकी तरक्की में, उसका नाम रोशन करने में अपना किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं, ये जानना और इसके लिए कोई ना कोई इक़दाम करना भी हम सब की ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी के हवाले से आज के प्रोग्राम में भी हम डिस्कशन करेंगे। और जी, जहाँ हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जिद्दोजहद आज़ादी की बुनियाद की बात करते हैं, तो वहीं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये बुनियाद किस तरह से डली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात क्या थे, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र क्या थी, वो किस तरह से पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते थे। अगर उनका ये कहना था कि मुसलमान एक ऐसे ख़ित्ते का डिमांड कर रहे हैं, एक ऐसे ख़ित्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं जहाँ वो इस्लाम के क़वानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें, तो क्या आज हम वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, तमाम तर प्रैक्टिसेस करने में कामयाब हैं या नहीं, ये भी जो है वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वो 3 बताए गए सुनहरी उसूल जो उन्होंने 12 अप्रैल 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर के नौजवानों से, उनके तलबा से जो है वो डिस्कस किए और उन्हें बताया कि अगर वो कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो इन 3 उसूलों पर कारबंद होना है, जिसमें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम है, जो पाकिस्तान का नेशनल मोटो भी है, पाकिस्तान का कौमी नारा भी है। आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इनके मायने क्या हैं, इन असूलों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी का शौर बनाया जा सकता है और इन पर अमल पैरा होकर हम किस तरह से कामयाबी के रास्ते का तयन कर सकते हैं, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। दोनों टॉपिक्स के हवाले से हम आपको बता चुके हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर हैं लेकिन उनके दिल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई सजेशन उनके माइंड में हो, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के हवाले से वो कुछ शेयर करना चाहें तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं और स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान मौजूद है जिनका तारुफ कराते हुए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन जो उससे पहले हमेशा की तरह मौसम की सूरत हाल शामिल करेंगे और देखेंगे कि आज का वेदर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, स्टार्ट लेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 29 डिग्री सेंटीग्रेड।
शावर की बात हो जाए, मैक्सिमम टेम्परेचर 37, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का अहवाल आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 30, मिनिमम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 33, मिनिमम 27 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी, मौसम की सूरत हाल आपने जानी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात जद्दोजहद आज़ादी पाकिस्तान की बुनियाद साबित हुए। इन नज़रियात पर मबनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और जी जो बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं, माहिर तालीम है, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आती रहती हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, प्रोफेसर किश्वर सुल्ताना साहिबा, खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। एक और माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं, प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब हैं हमारे साथ, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। चूँकि हम जो है वो बात करें जद्दोजहद आज़ादी की, पाकिस्तान की तारीख की, तो जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो सब माशाल्लाह से माहिर तालीम हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। प्रोफेसर इफ़्फ़त खालिद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम जो है वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैम आपकी तशरीफ आवरी का। तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि उन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी गुफ्तगू करने के लिए जो है वो हमने उनको बुलाया है, जिसमें हम जानेंगे जद्दोजहद आज़ादी के हवाले से। किश्वर साहिबा, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात, इनको समझना जानना कितना ज़रूरी है? देखिए, आपने बहुत अच्छा टॉपिक कायद-ए-आज़म के हवाले से चुना और आज की हमारा ज़ेर बहस यही टॉपिक है। लेकिन जब हम कायद-ए-आज़म की शख्सियत का ज़ाहिर है डिटेल में जाने की बजाय अगर ओवरऑल हम उसको एनालाइज करें तो किसी भी शख्स के नज़रियात को जानने से पहले हमें उस पर्सनैलिटी को भी देखने की ज़रूरत है कि नज़रियात किसी एक दिन की पैदावार तो नहीं होती। बिल्कुल। और जब नज़रियात जो हैं वो इंसान के अंदर बचपन से और कुछ उसके हालात और वाक़यात भी उसके अंदर पनपते हैं और डे बाय डे उसमें हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता निखार आता जाता है। अच्छा, कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी हमें यहाँ उनकी इब्तदाई लाइफ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम ये बात तो तस्करा कर सकते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब बैरिस्टर की तालीम हासिल कर रहे थे तो उनके नज़रियात का जो हमें पुख्तगी नज़र आ रही है वो वहाँ से है। अच्छा, अपने नज़रियात को निखारने के लिए इंसान के अंदर जुस्तजू भी होती है और वो जुस्तजू और वो तड़प उसको उस नज़रियात की तरफ लेके जाती हैं। अब देखिए, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तालीम हासिल करते हैं तो उस वक्त उनके ज़हन में ये तो नहीं था कि जी मैंने जाके मुस्लिम कौम के लिए एक अलग वतन की कोशिश करनी है। उस वक्त उनके जहन में ये था कि मैंने तालीम हासिल करके अपने ख़ानदान के लिए और अपने जो उस वक्त कराची या दूसरे बम्बई वगैरह थे वहाँ जाके अपने आप को एक फलाही शख्स की हैसियत से मुतारिफ करवाना है। अच्छा, उसके लिए उन्होंने शब रोज़ मेहनत भी की। बिल्कुल। अच्छा, शब रोज़ मेहनत करने के लिए वो एक मकूला मैं तो कहती हूँ कायद-ए-आज़म की ज़ात पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर फिट आता है कि फर्स्ट डिज़र्व एंड देन यू डिमांड। क्या बात। अच्छा, कायद-ए-आज़म ने अपने इन नज़रियात को आहिस्ता आहिस्ता स्टडी से, अपने कंसंट्रेशन से, अपने डिवोशन से, अपने अंदर जो सेल्फ तड़प थी उनके अंदर उससे, और फिर अपनी जो डिवोशन थी, जो डिटर्मिनेशन थी, जो मैं कहूँगी कायद-ए-आज़म की तकारीर का अगर 48 तक हम देखें तो हमें 5 या 4 असूल जो नज़र आते हैं, इस पर हम बाद में बहस करेंगे, लेकिन में 4 असूल कौन से थे? सबसे पहले कि सिंसियर टू योरसेल्फ, नंबर 1। नंबर 2, इससे भी बढ़ के ये तो नंबर 2 आने सबसे पहले कि बिलीव ऑन गॉड, और थर्ड आ जाता है कि अपने आबाओ अजदाद के कारनामों को, उनकी गलतियों को, उनके जो सुनहरी असूल व ज़वाबित का मुताला करना, स्टडी करना। अच्छा, फिर हम देखते हैं डिटर्मिनेशन बहुत थी, कमिटमेंट बहुत थी उनके अंदर। अच्छा, कमिटमेंट में उन्होंने
उनकी ज़ाती ज़िंदगी को देखिए, उन्होंने अपने आप को कहना चाहेंगे आवाम के लिए किया। यहाँ कोई मुस्लिम रियासत या हिंदू रियासत की बात नहीं मैं कर रही, आवाम के लिए। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं उनकी तमाम तकारीर में नज़र आती हैं, और इसी से कायद-ए-आज़म के नज़रियात का प्रचार चलता है। अच्छा, नज़रियात का प्रचार सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वो आते हैं यहाँ पर, उस वक्त तो कोई मुस्लिम रियासत की बात नहीं हो रही, उस वक्त मुस्लिम कौम की बात नहीं हो रही, वहाँ आवाम की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है। और कायद-ए-आज़म की जिंदगी आप देखें कि वो लोगों के लिए वक्फ थी। क्या बात है। हालांकि कायद-ए-आज़म कोई मामूली शख्स नहीं थे, सेल्फ मेड शख्स थे। मैं कहती हूँ सेल्फ मेड, कहीं उन्हें विरसे में जायदाद और ये तमाम चीजें नहीं मिली, लेकिन वो सेल्फ मेड थे और उनके अंदर कमिटमेंट बहुत थी। बिल्कुल। अच्छा, कमिटमेंट के लिए ही तो वो कहते हैं कि जब उन्हें कहा जाता है कि 1500 पर मंथ आपको दिया जाए, तो वो क्या कहते हैं कि 1500 पर डे में कमाना चाहता हूँ। बिल्कुल। और आप उनके मुकदमात की फहरिस्त उठा के देखिए तो मैं आपको मुख्तलिफ मौरखीन ने अपनी किताबों में लिखा कि उन्होंने मुकदमे जब भी लिए ऑन प्रिंसिपल्स लिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी का मुकदमा 2 दिन पहले वो खत्म हो जाता है तो वो वापस कर देते हैं पैसे। सही। और ये चीज क्या चीज है, अपने साथ सिंसियरिटी। क्या बात है, वाह। और ये नजरिया, इसी से इंसान का नजरिया पनपता चलता है। और इसी से पता चलता है कि वो शख्स क्या है। और वो शख्स अपने आप को पहले अहमियत दे रहा है, अपनी डिग्निटी को दे रहा है, सही, अपनी ऑनरिज्म को दे रहा है कि पहले मैं अपने आप को, वो कहते हैं ना कि पहले इंसान अपने आप को फोकियत दे, अपने आप को इज्जत दे, अपने आप को ऑनर दे, तो तभी दूसरे भी देंगे। डेफिनेटली। बहुत खूबसूरत बात आपने की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत के हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप क्या ऐड करना चाहेंगे इस खूबसूरत डिस्कशन में? कायद-ए-आज़म के विजन के हवाले से क्या कहेंगे? हज़रत इकबाल ने, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, हज़रत इकबाल ने शायद उनके लिए ही कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, वाह, जां पुरसोज। बहुत खूब। निगाह बुलंद, बुलंद बुलंद, विजन, विजन जो आवाम को नज़र नहीं आता, जो दूसरों को नज़र नहीं आता, जो लेमैन के इल्म में, नॉलेज में नहीं है, वो उनके विजडम वजदान में नहीं है, वो जानते हैं। निगाह बुलंद, विजनरी थी कि क्या चाहिए। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, यानी उनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल था, जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी थी, उनका जो करैक्टर था, उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उनका जो ऑनेस्ट होना था, उनकी जो ट्रस्ट वर्दीनेस था, उसकी बेसिस के ऊपर लोग कहते थे जेडी गल कर ठीक कह रहे हैं। क्या बात है। लोग सुनते नहीं थे, समझते नहीं थे ये क्या है, लेकिन वो कहते थे जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। और तीसरी जो बात के जहां पुरसोज, अब जहां पुरसोज को अगर आप उर्दू में देखें तो मुझे एक वर्ड इसमें मिलता है मोटिवेशन, एक्साइटेड, अंदर आग लगी हुई थी कि भी कुछ करना है। तो इकबाल ने इसीलिए उनके लिए ही शायद कहा था कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए, यही सामान है लीडर के लिए, यही सामान है किसी को लेके आगे चलने के लिए जो होना चाहिए उस लीडर के पास। तो उनके बारे में, लेकिन आपने जो मुझे भी बात की ना कि उनके बारे में, जैसे कि मोहतरमा ने भी फरमाया कि पहले हम उस शख्सियत को देखें, मेरे नज़रियात बाद में लोगों को नज़र आएंगे, पहले मेरी शख्सियत है कि जो मैं बात कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं 2 नंबरी कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, पहले उस शख्सियत को देखते हैं। तो शख्सियत को उसकी काबिलियत के हवाले से देखते हैं। सही। तो काबिलियत क्या चीज़ है? काबिलियत में 3-4 चीज़ें आती, कहते हैं अगर किसी की काबिलियत देखनी है, या काबिलियत जो है वो मजमुआ है आपके इल्म का, वो मजमुआ है आपके तजर्बे का, वो मजमुआ है आपकी जहानत का, वो मजमुआ है आपकी बसीरत का। क्या बात। यानी नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, इंटेलिजेंस भी है, विजडम भी है। ये चारों मिलेंगे तो फिर हम कहेंगे काबिल आदमी है। अब इनको अलग अलग खोल के अगर देख लें तो पहले जहानत को अगर आप बात कर लें, या जस्टिस की बात कर लें, या प्रिंसिपल्स की बात कर लें, तो जैसे मैडम ने बात कहा प्रिंसिपल्स के हवाले से, तो एक ताजिर था, वो एक केस लेके हजरत साहब के पास आ गया, जनाब एक मुकदमा लड़ना है तो मैं ये 5000 रुपया फीस देता हूँ। तो आपने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए 5000, मैं तो पर पेशी फी पेशी 500 रुपया लूँगा आपसे, तो इससे ज़्यादा नहीं मैं लूँगा।
تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیس لمبا چلے، پیسے تھوڑے پڑ جائیں، میرے پرنسپلز کے اگینسٹ جائے گی بات. تو اس نے کیس دے دیا، حوالے کر دیا حضرت صاحب کے. اور جب قائد اعظم نے کیس لڑا تو 3 پیشیوں میں فیصلہ ہو گیا. 1500 روپے بنتے تھے. اس نے پھر کہا کہ جناب یہ 5000 لے لے. آپ نے کہا نہیں نہیں، میرا 1500 ہی جو میرا بنتا ہے. میں اپنے اصولوں کے خلاف نہیں جاتا، میں اصولوں کے مطابق یہ کام کرتا ہوں. تو ان کے اصول اتنے واضح تھے، وہ اتنے کلیئر تھے کہ ان کو پتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. صحیح غلط کے اوپر ہی ایک دفعہ موتن داس مہاتما گاندھی نے پوچھا کہ حضرت مجھے کچھ بتائیے کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے سیاسی فیصلے کیسے کرتے ہیں. ہاں ہاں بتائیے ضرور. تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ پہلے لوگوں کا مزاج دیکھتے ہو، موڈ دیکھتے ہو، رائے دیکھتے ہو، پھر اس کے مطابق لوگوں کو خوش کرنے کے لیے فیصلہ کرتے ہو. لیکن میں اس کے برعکس کرتا ہوں، میں جو صحیح ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو موتن داس مہاتما گاندھی کہنے لگے بھی کیا لوگ مان جاتے ہیں؟ کہا نہیں بالکل نہیں مانتے، شروع میں بالکل نہیں مانتے، لیکن میں سچ کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. تو پھر آہستہ آہستہ لوگ مجھے ماننا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نظریات سے پہلے پرسنالٹی کو جج کرنا ضروری ہے کہ وہ پرسنالٹی اٹ سیلف ہے کیا، وہ بیہیو. پرسنالٹی ہوتی کیا بیسیکلی؟ اس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں کہ دیٹ از اے سم ٹوٹل آف انٹریکشن، سم ٹوٹل آف ایکشنز اور ری ایکشنز کہ آپ کیسے بیہیو کرتے ہو. تو اب اس سے پتہ چلے گا یہ پرسنالٹی کیسی ہے. تو اگلی میں آپ کو ذہانت کی بات بتاؤں کہ جب یہ لنڈن میں اپنا گئے تھے، وہاں پہ ایک اور چیز میرے ذہن میں آ گئی کہ لنڈن میں جب پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ ایک دن اشتہار آیا اداکاری کا کہ ہمیں کوئی اداکار چاہیے، کوئی انٹرنیشنل تھیٹر کے اندر کوئی ایسا اداکار چاہیے تھا. 70 لوگ گورے تھے، انہوں نے اپلائی کیا آڈیشن کے لیے. تو جب حضرت کی باری آئی تو انہوں نے اپنا وہ مکالمہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو ان کے دل میں ایک امنگ جاگی کہ میں انٹرنیشنل کینوس کے اوپر ایک نامور ایکٹر جو ہے وہ میرا جو کیریئر وہ ہو جائے گا. اب واپس آئے، کانٹریکٹ سائن کرنے کے بعد ابا جی کو خط لکھ دیا کہ مجھے یہ بہت بڑا موقع ملا، اتنے لوگوں میں سے مجھے چوز کیا گیا. تو انہوں نے واپس لکھ دیا کہ جڑے کام آئے وہی کرو، دوسرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ پڑھا، واپس چلے گئے، جا کے چیئرمین سے ملے اس سے کمپنی میں کہ سوری میں شرمندہ ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا بھائی کیوں، خیریت ہے، اتنے لوگوں میں آپ کی سلیکشن ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب راضی نہیں ہیں اس پہ. اس نے کہا دس از یور لائف. آپ ابا جی کی بات کر رہے ہو. کہتا نہیں، ہماری زندگی میں والدین کا، باپ کا بہت اہم رول ہوتا ہے. کیا بات ہے، واہ. یہ سکھا گئے ہمیں حضرت اقبال کہ والدین ہی جانتے ہیں کہ ان کے بچے کے لیے کیا بہتر ہے، اس کو کہاں پہ جانا چاہیے. تو یہ پہلی قربانی دی تھی سرکار نے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھی اپنی اس پیشن کو یا اس موقع کو، اس اپرچونٹی کو انہوں نے چھوڑ دیا. اگلی بات جو میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے جائیے گا کہ جہاں پہ ہم بات کریں ذہانت کی، میں واپس اس پہ آتا ہوں. قابلیت میں آپ کی ذہانت ہے، آپ کا نالج ہے، آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی بصیرت یعنی وزڈم ہے. اب ذہانت میں ان کے ایک استاد تھے پروفیسر پیٹر لنڈن یونیورسٹی کے اندر ہی. تو وہ ایک دن اس سے چڑ کھاتے، بعض اوقات ہو جاتا ہے نا، مسلم اور نان مسلم، پاکستانی اور انڈین. تو وہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو لنچ کے لیے اور کھانے کے ٹیبل پہ، تو وہ پیٹر صاحب آئے، اپنے ٹرے پکڑ کے بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے آ کے. تو آگے کہنے لگے کہ مسٹر جناح یو نو کہ ایک پرندہ اور سور کٹھے کھانا نہیں کھا سکتے. تو ذہانت کی داد دیں جناب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی. انہوں نے کہا اوکے آئی نو، لیٹ می فلائی ٹو انادر ٹیبل. اور اس پہ چلے گئے. ذہانت کی بات ہے. اور اس نے پھر اگلے دن حاضر جوابی. تو حاضر جوابی تبھی آئے گی جب یہ کام کر رہا ہوگا، یہ بدھی جب کام کر رہی ہوگی تب آئے گی. جب اتنی ذہانت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوگی آئے گی. اگلے دن ہی اس نے ایک اور سوال کر دیا. اس نے کہا محمد علی جناح قائد اعظم مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو راستے میں 2 تھیلیاں مل جائیں، ایک میں دولت ہو اور ایک میں پیسہ ہو، تو کون سی اٹھاؤ گے؟ ایک میں عقل ہو، ایک میں جو ہے وہ ویلتھ ہو، پیسہ ہو، دانائی ہو، کون سی پہلے اٹھائیں گے؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ میں جو ہے وہ دانائی والی اٹھاؤں گا. تو اس نے پیٹر نے کہا کہ اگر میں آپ کی جگہ پہ ہوتا تو میں دولت اٹھاتا. تو کیا خوبصورت تاریخی جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس جو نہیں ہوتا وہی اٹھاتا ہے نا. تو کسی بھی شخصیت کے نظریات کو پرکھنے کے لیے پہلے اس شخصیت کو دیکھنا پڑے گا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات بعد میں، شخصیت پہلے، کریکٹر پہلے، ٹرسٹ وردینس ہونا پہلے، کریڈیبلٹی پہلے، اور اس کی بیسس بھی ہم کہتے ہیں اس کے نظریات کیا ہیں. اور آخری بات آپ نے اس سیشن میں کروں کہ جہاں نظریات کی بات ہوتی ہے کہ آپ ایک
तलबा से खिताब कर रहे थे और हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। एक हिंदू लड़का खड़ा हुआ जिसने कहा जनाब आप जो है हिंदुस्तान का बंटवारा करके हमें तकसीम करना चाहते हैं। अब ये नजरिया इसके ऊपर बन रहा है, अब नजरिया डेवलप होने वाला यहाँ पे कि आप हमें हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा करके हमें तकसीम करना चाहते हैं। आप थोड़ी देर के लिए खामोश रहे और लड़कों ने होटिंग शुरू कर दी कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है आपके पास। आपने पानी मंगवाया, पानी थोड़ा सा पिया, गिलास रख दिया, उसे एक हिंदू लड़के को कहा कि आके पियो, उसने इनकार कर दिया। और फिर मुसलमान लड़के को कहा, उसने फौरन पी लिया। उसने कहा ये है फर्क। अब यहाँ से आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है। बिल्कुल, इसको हम मजीद भी डिस्कस करेंगे। इफ़त साहिबा आप क्या ऐड करेंगे इस डिस्कशन में? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नज़रियात के हवाले से क्या कहना चाहिए? जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा मैडम किश्वर सुल्ताना ने और प्रोफेसर साहब ने बात की। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ शख्सियात चोज़न होती हैं, चुनी गई शख्सियात के फिर सारे जो पहलू हैं पर्सनैलिटी के वो भी नॉर्मल से ज़रा डिफरेंट ही होते हैं। और कायद-ए-आज़म की जो शख्सियत जो मुझे याद है, हम जब मैट्रिक की बुक में पढ़ा करते थे कि बच्चे बाहर गली में खेल रहे थे और कोई ऐसी इधर जो आम गली की खेल होते हैं, आपने उन्हें क्रिकेट पर लगाया। मतलब वहीं से ही जो, जैसे कि इन्होंने कहा, निगाह बुलंद, वहीं से समझ आ जाती है कि एक बंदा जो विजनरी होता है उसके मकासद बड़े हाई होते हैं। बिल्कुल। अब वो गली कूंचों में जो खेलने वाले खेल की बजाय उन्होंने एक डिफरेंट खेल उनको जो है बताया। शख्सियत का जो इजहार नज़र आता है और उसमें आमतौर पर उनकी शख्सियत के बारे में ये राय भी है कि शायद उनका सेकुलर या कुछ ऐसा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिसने इब्राहिम लिंकन इन के ऊपर ये देख कर के वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है कि सबसे बेहतरीन कानूनदान है, और उसके बाद उनके फ़ैसले का जो इन्हिसार हुआ वो उस लिखने पर हुआ। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल ये शख्सियत का पहला इजहार है कि उनका इस्लाम से और उनके जो आगे नज़रियात आएंगे और पाकिस्तान की जो बुनियाद बनेंगे वो तो यहीं से शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने उस लिंकन इन को चुना, सिर्फ इस वजह से कि उसके ऊपर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। दयानत और सदाकत, जिसको हम आज सदाकत और सबक फिर पढ़ सदाकत का, मैं किसी बार सोचती हूँ कि अल्लामा इकबाल के काफ़ी अशार कायद-ए-आज़म पर ही बिल्कुल सही सेट हो जाते हैं। यकीन मोहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातेह आलम, उनकी शख्सियत में ये सब चीज़ें जो हैं मौजूद हैं जिनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स कहते हैं। यही जैसे अभी बात की कि सच्चाई किस हद तक है, पैसों के वाले से बात हुई, और पैसों के वाले से ये बात बड़ी अहम है क्योंकि जो इंसान मॉनेटरी टर्म्स में बेहतर होगा ना वो बाकी सारी टर्म्स में बेहतर होगा, और अगर उसमें ही वो कुछ गलती कर रहा है तो फिर वो बाकी चीज़ों में भी उसका मसला होगा। और क्विक विटनेस की बात मुझे जो याद आ रही थी कि एक दफ़ा वो कहा जी वो मंदिर मस्जिद के ऊपर उन्होंने मंदिर बनाना था, तो कहा जी एग्रीमेंट क्या है, मुकदमा आया तो उन्होंने कहा एग्रीमेंट ये है कि 10 फुट के ऊपर से, मस्जिद के 10 फुट के ऊपर से हम मंदिर बनाएंगे। तो कायद-ए-आज़म ने क्या कहा कि 9 फीट पर छत डाल दें। तो ये जो क्विक विटनेस है, या एक दफ़ा उनकी वो ग्लासेस गिर गई तो उन्होंने कहा अब तो आप झुकेंगे ना कहीं कहीं, जज साहब ने फरमाया। तो कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया कि नहीं मैं अब भी नहीं झुकूंगा, जेब से दूसरी निकाली और वो जो उन्होंने पहन ली, झुके वो किसी भी नहीं। ये तो जादू वो जो सर चढ़कर बोले, जिसकी दुश्मन तारीफ करे कि ही इज़ अनपरचेजेबल, तो फिर उसके बाद तो कोई और रह नहीं जाती कि एक बंदा जो है वो कैसे नाकाबिले ख़रीद है, यानी उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स और उसकी जो शख्सियत की जो ख़ास जौहर हैं वो ख़रीदे नहीं जा सकते। और यही शायद बुनियाद बनी उन इतने 20 करोड़ पाकिस्तानी जो मुसलमान हिंद हैं उनको लीड करने का। जो लीडर होगा तो उसमें ज़ाहिर है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ होंगी, बिल्कुल होंगी। और ये भी अखबारात में जो उनके किसी ने मौजूद है, मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं ऐसे रात को सो रहा था, क्योंकि रात को लेट जागते थे जी। जागा तो मैंने ये देखा कि कोई शख्सियत है इस कमरे में, तो फिर मैंने पूछा कि हु आर यू, और जवाब आया कि आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड यू आर द चोजन वन। क्या बात है। मैं जब भी कभी इसको पढ़ती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कि ये चोजन वन होना और किस शख्सियत की तरफ से आना, बिल्कुल उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को ये चीज़ बहुत वाज़ेह करती है। बिल्कुल कि ऐसा ही है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे। इफ़त साहिबा, हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात जिद्दोजहद आज़ादी की बुनियाद, इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पर्सनालिटी को, उनकी शख्सियत को, उनके पर्सनालिटी ट्रेड्स को हम डिस्कस करते ब्रेक पे जाने से कबल इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तहरीक आज़ादी जिद्दोजहद आज़ादी के हवाले से हमारी टीम ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। हम ताबा अबद सैय्यु तगय्युर के वली हैं, हम ताबा अबद सैय्यु तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफ़वी 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 हैं। यूं तो पाकिस्तान उसी दिन मारिज़े वजूद में आ गया था जिस दिन बर्रे अज़ीम पाको हिंद के किसी भी शख्स ने इस्लाम कबूल करके एक नई मिल्लत और कौम के रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, मुआशरे और माशरती इक़्तिदार को अपनी रूह में बसा लिया था। तहरीक पाकिस्तान का मकसद जहाँ बर्रे अज़ीम के मुसलमानों के लिए जुदागाना और अलहदा मुल्क का हुसूल था, वहीं मुस्लिम हुकूमत के क़याम और साम्राज्य निज़ाम का खात्मा भी था। मुग़ल हुकूमत के ज़वाल के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी को खित्ते में अंग्रेज़ी हुकूमत कायम करने का ख्याल पैदा हुआ और दिल्ली के मुगलिया बादशाह का इक़्तिदार लाल किला की हुदूद तक बाकी रह गया। 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत मुस्तहकम हो चुकी थी। बरे सगीर की रियाया गैर मुल्की हुकूमत की सरगर्मियों, फौजी इंतजामात और कवानीन से बिल्कुल मुतमईन न थी, जिसकी वजह से बददिली की फिजा पैदा हुई और नतीजा अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त बगावत की सूरत में जाहिर हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत के जिम्मेदार हिंदू मुस्लिम अवाम थे, लेकिन नताइज सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही भुगतना पड़े। चूँकि अंग्रेजों ने सियासी इख्तिदार मुसलमानों से छीना था, लिहाजा सियासी तौर पर वो इन्हें अपना सबसे बड़ा हरीफ समझते थे। नफरत की इस खलीज में मुसलमान रियाया के मुस्तकबिल पर तारीकी के बादल छाए और उम्मीद की कोई किरण भी बाकी न रही। तब एक मर्द बुजुर्ग ने रोशनी के कंदील लिए राहें मुनव्वर करने का बेड़ा उठा लिया और मंजिल की निशानदही की। ये मर्द बुजुर्ग सर सैयद अहमद खान थे, जिन्होंने मुसलमानों की माशरती, सियासी इस्लाह और इल्मी और रूहानी सतह को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने पर जोर दिया। 1869 में सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान का सफ़र किया और वहाँ अंग्रेज़ों की तहजीब, सनत और हिरफत, हुस्न इखलाक और इक़्तिसादी तरक्की से बेहद मुतासिर होकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के निज़ाम तालीम और तरबियत का बग़ौर मुतालिया किया और फिर अपने दिल में मुसलमानों की तालीम का बंदोबस्त आहनी खतूत पर करने की ठान ली। 1877 में बगावत के ठीक 20 बरस बाद सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुसलमानों की तालीम और तरबियत में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एम.ए. कायम किया, जिसका मकसद मुसलमानों में इस्लाही शऊर बेदार करना और मग़रिबी उलूम के लिए शौक पैदा करना था। ये 1886 की बात है जब मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई, जिसके बाद बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां से वो अपने ख्यालात की तबलीग कर सकते थे। आखिरकार 1893 में हिंदू मुस्लिम फसादात शुरू हो गए और कौम परस्ती की हवा तेज हुई तो हिंदी और उर्दू का झगड़ा शिद्दत इख्तियार करता गया। हिंदी को सरकारी जुबान बनाने की कोशिशें शुरू हो गईं और बिलाखिर सन 1900 में हिंदुस्तान के शहर उत्तर प्रदेश में हिंदी जुबान को सरकारी जुबान तस्लीम कर लिया गया, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। ये सूरत हाल मुसलमानों के लिए नई तशवीश और नए मसाइल का सबब बनी। अगरचे मुसलमानों को हिंदुओं की सियासी जमात ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत की दावत दी गई थी, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों पर वाज़ेह कर दिया कि कांग्रेस हिंदुओं के मुफादात और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक जमात है। मुसलमानों की इसमें शिरकत बेमानी और लाहासिल होगी और ये बात सर सैयद की वफात के बाद सादिक हो गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से एक और मुस्लिम सियासी जमात का क़याम 1906 में अमल में आ गया। मुस्लिम लीग के पेश नज़र ये था कि अंग्रेज हुकूमत के खात्मे के बाद जो कौम अददी लिहाज से मुस्लिम आबादी से 4 गुना होगी वही हुकूमत करेगी। उस वक्त मुसलमानों की जिंदगियां, जायदादें, इफ़्फ़त, मजहब सब कुछ खतरे में होगा। इसलिए मुसलमानों को अपनी
मुस्तहकम सियासी जमात का होना इंतहाई नागुज़ीर था। 1930 के बाद मुस्लिम लीग की क़यादत मोहम्मद अली जिन्नाह के हाथों में क्या आई? ये जमात मुसलमानों की एक अजीम अवामी जमात के तौर पर अपना किरदार अदा करने लगी। 1930 ही में अल्लामा इकबाल ने अपने खुतबा सदारत में मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का खाका पेश किया। 1932 में दुनिया की पहली इस्लामी रियासत पाकिस्तान का नाम वजूद में आया, जिसका सेहरा चौधरी रहमत अली के सर जाता है। मुसलमानान हिंद के लिए उनके जुदागाना वजूद और तशख़्ख़ुस के हवाले से ये एक इस्तिलाही नाम था जो जल्द ही जुबान ज़द-ए-आम हो गया। वाक़यात तारीख के अहम मोड़ छूते जा रहे हैं और 23 मार्च 1940 का यादगार दिन आता है जब लाहौर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने करारदाद पाकिस्तान के लिए मुसलमानान हिंद को उनकी मंजिल मुराद दिखाई और 7 साल बाद बिलाखिर पाकिस्तान का वजूद अमल में आ गया। जी, जिद्दोजहद आज़ादी के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी और एक मरतबा फिर से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। किश्वर साहिबा से बात करेंगे। किश्वर साहिबा, जैसे कि हम नज़रियात की बात करें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के उनके ख़यालात, उनके तसव्वुरात, उनकी कैसी सोच थी, क्या सोच वो रखते थे, इसी सोच की बुनियाद हम देखते हैं कि एक हजूम को एक कौम बनने पर मजबूर कर देती है। मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ कराची से मौजूद है। देखते हैं आज वो क्या शेयर करना चाहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आप लोग सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दे रहे हैं। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री आपके चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, तमाम चैनल्स पे तो आते नहीं है। अल्लाह आपको जिंदगी दे और आपकी मोहब्बत और बढ़ाए पाकिस्तान के लिए। मेरे वालिद साहब जो थे वो कायद-ए-आज़म मोहतरम जिन्नाह साहब के हर जलसे में एज ए सिक्योरिटी गार्ड यानी कि पहरेदारी का काम अंजाम देते थे और उन्होंने तलवारबाजी और डंडा चलाना उसी जमाने में अच्छी तरह सीखा और महारत हासिल की। वो सब अपनी जान कुर्बान करने के लिए हम वक्त पाकिस्तान के लिए तैयार रहा करते थे। और एक चैनल पे बात हो रही थी कि वो ये फरमा रही थी मैडम कि आज जो है सीना ब सीना जो मोहब्बत चलनी चाहिए वो खत्म हो गई है। मेरा उन्होंने कमेंट्स नहीं लिया, तो मैं एक बात आपको बता दूं, इतने नामुनासिब हालात में भी हर कोई बंदा जो पाकिस्तान का शहरी है उसके मुंह से सिवाय पाकिस्तान जिंदाबाद के कोई लफ्ज निकलता नहीं है। तो ये मानने को मैं तैयारी नहीं हूँ कि मोहब्बत खत्म हो गई है। बस एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ तमाम लोगों से कि आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब के आखिरी अय्याम देखे। उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और मोहतरमा फातिमा जिन्नाह साहिबा ने भी कि उनकी सेहत क्या से क्या हो गई। तो सिर्फ उनकी शक्ल को भी अगर अपने जहन में रखा जाए तो आप पाकिस्तान से कभी गद्दारी बेवफाई का तस्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी जान को खपा दिया पाकिस्तान बनाने में, और अगर कोई पाकिस्तानी को तंग करता है तो पाकिस्तान से गद्दारी करता है, क्योंकि पाकिस्तान हमारी माँ है और माँ की जिस तरीके से तौकीर और इज्जत करनी चाहिए सबको करनी चाहिए। आपका चैनल जो है ईमान से सर फखर से बुलंद होता है। पाकिस्तान की जितनी बात की जाए उतनी कम है और तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए कि एक दफा, सिर्फ एक दफा 100% पाकिस्तानी होने का सबूत दे। अभी भी बहुत से लोग पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान कर रहे हैं, तैयार होते। एक चैनल पे एक ने कहा कि हम दुश्मन पे अटैक करने के लिए भी जहराना तबीयत रखते हैं। तो मैडम, अगर कोई हमारे दरवाजे पे हमें मारने आ जाए तो हमारा मजहब भी सिखाता है कि जो बन सके करो और इंतहा पे जाके करो, उसके लिए कोई गुंजाइश बाकी बचती नहीं। बहुत से लोग पढ़े लिखे तो है मगर अल्लाह जाने क्यों नेगेटिव गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान हमारी माँ है, कोई हमारी माँ को गाली दे तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा आप सबको पता है। आखिर में यही कहूंगा, जीते रहिए और पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ, इतनी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट किया और आपके व्यूज़ जान के यकीनन दिल खुश होता है कि पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त भी उन कुर्बानियों को याद रख रहे हैं, उन तमाम हालात से आशना है कि जिनकी बुनियाद पे हमने ये वतन हासिल किया। किशोर साहिबा, मेरा आपसे जो सवाल था, की गुफ्तगू सुनने के बाद तो वाकई दिल चाहता है कि आज भी हमारी कौम के अंदर बहुत सा वो जज्बा मौजूद है और वो लोग जो कहते हैं कि अब कौम मौजूद नहीं, कौम मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसे डायरेक्शन की ज़रूरत है। हम बात कर रहे थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के नज़रियात के हवाले से, जिस तरह आपने क्वेश्चन किया कि किस तरह उन्होंने एक मुंतशिर लोगों को, एक हजूम को एक मकसद की तरफ लेके आए, एक नस्ल ऐन की तरफ लेके आए। ये उनकी शब व रोज़ की मेहनत थी।
अच्छा, शब-ओ-रोज़ की मेहनत भी कैसी थी? जिस तरह प्रोफेसर साहब ने बताया, अपनी बातचीत में इजहार किया कि उनके अंदर नॉलेज और विजन, नॉलेज और विजन जब वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं तो अपने नॉलेज और विजन ही से वो कांग्रेस में भी शिरकत मेंबरशिप लेते हैं, और जब देखते हैं कि वहाँ पर हालात और वाक़यात टोटली डिफरेंट है, वो दावा तो ये कर रही है कि वो बरसगीर के रहने वाले तमाम लोगों के हकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, लेकिन अमली तौर पर ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग को 1913 में जब ज्वाइन करते हैं और इसके बाद 1916 में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक मसा नज़र आती है, लखनऊ पैक्ट। अच्छा, यहाँ पर कायद-ए-आज़म की शख्सियत है और कायद-ए-आज़म का नज़रियात है। क्या सवाल यहाँ ये उभरता है, क्या कायद-ए-आज़म नहीं जानते थे कांग्रेस के लीडर्स को? जानते थे, डेफिनेटली बिल्कुल जानते थे। क्यों? क्या उनके चालाकियों को नहीं समझते थे, उनके डबल बिहेवियर को नहीं समझते थे, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज बैडनेस चीज़ों के उन्होंने क्यों मुआहदा किया? सिर्फ इसलिए कि वो अपने तौर पर वो कोशिश करना चाहते थे, वो काविश करना चाहते थे कि बरसगीर पाक हिंद में रहने वाले जो दो मेन माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम्स, हिंदू मुसलमानों को वो राइट देने के लिए तैयार ही नहीं। इसकी भी एक लंबी दास्तान नजर आती है और कायद-ए-आज़म ने इसका बगौर मुताला भी किया हुआ कि मुसलमान हमेशा रूलर रहे, हमेशा रूलर रहे, और अब वो जरा 1857 की जंग आज़ादी के बाद महकूम हो गए और हिंदुओं के पास ये एक बहुत बड़ा हथकंडा या एक हरबा आ गया, हम देखते हैं, और उन्होंने अंग्रेज के साथ मिलकर इनको। अच्छा, दूसरी तरफ मुस्लिम कौम में भी अभी वो चीज़ें मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो नफरत, जाहिर है एक शख्स जब रूलर होगा और जब वो महकूम उसे तनज़्ज़ुल की तरफ लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इंसानी साइकी है कि वो नफरत का इजहार करेगी, वो टॉलरेंस नहीं आएगा। हम बैठ के बातें तो कर सकते हैं, वो नहीं आएगा। इस चीज़ को कायद-ए-आज़म समझते थे और उन्होंने हालात और वाक़यात के मुताबिक अपने नज़रियात के ज़रिए मुस्लिम कौम को ये बावर करवाने की कोशिश की कि मुझे अभी मुस्लिम को वो तशख़्ख़ुस बेदार करना है, उसके अंदर वो तड़प पैदा उसके अंदर करनी है, वो रवादारी को पनपने देना है जो कि उसके आबाओ अजदाद का शेवा था। वो फॉर द टाइम बीइंग अपनी नफरत की वजह से वो भुला चुके हैं सबक को। 1900 लखनऊ पैक्ट होता है, फिर 1927 दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल, ये सब नजरियात हैं। कायद-ए-आज़म की कीन ऑब्जर्वर थे। अच्छा, जब अपने नजरियात पे देखते हैं कि पार्टी में वेज भी हो जाता है, हम उसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एम्बेसडर भी कहते हैं। बिल्कुल, क्या बहुत से मौरखीन लिखते हैं कि नहीं, कायद-ए-आज़म कुछ नहीं जानते थे। भाई, कायद-ए-आज़म सब चीज़ें जानते थे। सवाल यह है कि नेहरू रिपोर्ट में, इसका जवाब मैं ये दे सकती हूँ, नेहरू रिपोर्ट में जब 1/4 रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स के लिए मोतीलाल नेहरू रखते हैं तो कायद-ए-आज़म फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाते हैं? क्या कायद-ए-आज़म कीन ऑब्जर्वर नहीं थे? बिल्कुल थे। हालात पर मुकम्मल उनका अबूर नहीं था, अलर्ट थे, विजन था। उन्होंने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और कहा कि ये इख्तियार मुझे किसने दिया है, हमें मुस्लिम कौम को किसने दिया? अंग्रेज ने। और अंग्रेज कौन है? रूलर है आपका। तो यू शुड ओबे एंड यू शुड एक्सेप्ट कि वी आर 1/3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस लैंड। अच्छा, फिर 1930 में देखिए वो हजूम है ना, अभी कहीं डायरेक्शन नहीं है, कहीं डायरेक्शन नहीं है। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर वो शऊर पैदा है। 1930 में इलाहाबाद एड्रेस आ जाता है कायद-ए-आज़म। अच्छा, इकबाल, यहाँ पर एक तस्करा ये भी आता है कि इकबाल और कायद-ए-आज़म, इकबाल ने तो 1930 में दे दिया जी आइडिया, सही, कायद-ए-आज़म ने 1940 में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, या एक्सेप्ट नहीं किया, बयान किया। एक्सेप्ट करते थे लेकिन अपने अंदर विजनरी लीडरशिप में ये क्वालिटी एक होती है कि वो जो बात उसके पास है वो फौरन नहीं कहेगा, बाकायदा इंडोर्स जो किया वो 1940 और में वो किया जब लोगों के दिलों की आवाज बना और उसके लिए उन्होंने काम किया। सही। अच्छा, फिर विजनरी लीडर वो भी होता है जो कॉल और फेल में तजाद ना। डेफिनेटली। और फिर कायद-ए-आज़म अपनी शख्सियत को भी ना सिर्फ मुसलमानों से बल्कि हिंदुओं से भी और अंग्रेज हुकूमत से भी मनवा रही हैं। अगर देखा जाए तो मनवा रहे हैं ना, बिल्कुल मनवा, नेगोशिएशन कर रही हैं। क्यों 1940 के बाद हम देखते हैं कि कायद-ए-आज़म के नजरियात को इतनी अहमियत दी जा रही है? क्यों गांधी
नेहरू और दूसरे कांग्रेसी लीडर कायदे आज़म को मजबूर कर रहे हैं कि आप टॉक्स करें, आप पार्टीशन से अलग हो जाएं। क्यों कर रहे हैं, एक सवाल है। और अंग्रेज हुकूमत भी बार बार डेलीगेशंस भेज रही है, चाहे वो अगस्त ऑफर के सिलसिले में है अगर देखा जाए, चाहे वो क्रिप्स मिशंस की सूरत में देखा जाए, चाहे वो कैबिनेट मिशन की सूरत में देखा जाए, चाहे पार्टीशन प्लान की शक्ल में देखा जाए। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि कायदे आज़म 1940 आगाज तो मैं कहती हूँ 1937 का जो लखनऊ का इजलास है ना, उस पे कायदे आज़म ने ये बावर करवा दिया कि डिस इंटीग्रेशन ऑफ द ऑलरेडी मुस्लिम लीग में मौजूद थी, ये नो डाउट हम कहते हैं, लेकिन कायदे आज़म ने इतना वर्क किया कि वो तमाम 37 के लखनऊ के इजलास में सब लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा, तमाम पार्टी जो उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बन चुके थे। अच्छा, 37 के बाद 39 तक आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखें, ब्रिटिशर्स की फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स देखें। देखिए, हम मुसलमान जो राइटर्स की बातों को बाद लोग कहते हैं जी ये मुस्लिम्स ने लिखा है, इसकी कोई ये तो ऐसी एग्जेजरेट कर दिया होगा, 22 होकर लिख दिया। अगर हम फोर्टनाइटली और ये रिपोर्ट्स देखें, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डे बाय डे पॉपुलर हो रही है। ये मैं और आप नहीं कह रहे हैं, हिंदू भी नहीं कह रहा, रिपोर्ट्स कह रहे हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे, एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हमें बढ़ना है। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन करेंगे ईमान, इत्तेहाद और तंजीम। ये हैं वो कायदे आज़म के 3 रहनुमाई उसूल जिनको डिस्कस करेंगे हम इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नज़रियात, और यही नज़रियात जो हैं वो जदोजहद आज़ादी की बुनियाद भी हैं जिनको हमने डिस्कस किया। और अब बढ़ेंगे हम आज के दूसरे टॉपिक की जानिब, जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए हुए वो 3 सुनहरी उसूल जो उन्होंने 12 अप्रैल 1948 को इस्लामिया कॉलेज पेशावर के तलबा को बताए और कहा कि अगर वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तरक्की हासिल करना चाहते हैं, तो इन 3 उसूलों पर कारबंद हो जाए। मौजूदा दौर में इन 3 उसूलों यानी कि ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की कितनी ज़रूरत है और इस ज़रूरत को किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इनके मायने समझना कितना ज़रूरी है, इनके मफ़हूम को जानना कितना ज़रूरी है और इनका आपस में रिलेशन जो है वो क्या है, उसकी कितनी ज़रूरत है, उस पर अब हम गौर करेंगे, उस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनका तारुफ कराते हैं। प्रोफेसर किश्वर सुल्ताना साहिबा हैं, प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब हैं और प्रोफेसर इफ़्फ़त खालिद साहिबा हैं, जिनसे हम इन टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू करें। ब्रेक पर जाने से कबल जो गुफ्तगू हो रही थी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे प्रोफेसर खालिद जावेद अनवर साहब से। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, देखते हैं कौन कहाँ से और क्या शेयर करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, आप खैरियत से हैं? जी खैरियत से, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। मैं नोमान बोल रहा हूँ जी, कोयटा से। जी नोमान साहब। हाँ जी, मुझे बेसिकली कायदे आज़म के शख्सियत के तो बहुत से पहलू ऐसे हैं कि जिसके ऊपर इंसान अगर सारा दिन भी बात करता रहे तो शायद कम है। बिल्कुल। मगर 2 ऐसे ख़ास पहलू हैं जिसपे कि मैं थोड़ा कमेंट करना चाहता हूँ, जिसको अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले तो ना सिर्फ इंसान एक कामयाब इंसान बन सकता है बल्कि एक बाकमाल और बाकिरदार शख्सियत भी बन सकता है। अगर आप किसी भी नेशनल या मल्टी नेशनल कंपनी के ऑफिसेज में जाएं या अगर उनका प्रोफाइल देखें तो आपको उनके प्रोफाइल के अंदर या ऑफिसेज के अंदर 3 चीजें जरूर मिलती हैं आजकल, जहां पे हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। एक मिशन स्टेटमेंट, दूसरा विजन और तीसरा वैल्यूज। अगर आप देखें तो कायदे आज़म की शख्सियत में ये 80-90 साल पहले ये तीनों चीजें आप उनकी शख्सियत में पा सकते हैं। कायदे आज़म को बड़ा क्लियरली मालूम था कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, उनको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। बिल्कुल। और वही चीज पाकिस्तान की आजादी के सूरत में कायदे आज़म ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेके भी दिया। ये उनकी लाइफ का पर्पस था, मिशन था, जो कि उनको बड़ा क्लियरली मालूम था। उनको अपना विजन मालूम था कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क जो है वो उनको चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे बड़ी बात जो कि उनको एक बाकमाल शख्सियत बनाती है, बाकिरदार शख्सियत बनाती है, वो उस दौर में भी वैल्यूज के हामिल थे। वैल्यूज जो कि आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इंसान अपनी लाइफ गुजारता है। कायदे आज़म की शख्सियत को अगर आप देखें तो उनकी शख्सियत में आपको वो वैल्यूज नजर आती हैं।
जो कि उन्होंने मैं बताई भी यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन की सूरत में। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इंसान अगर उसको ये पता है कि उसको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, तो वो बड़ी इजीली सक्सेस हासिल कर सकता है। डेफिनेटली। दूसरा, अगर उसने अपने लिए वैल्यूज, प्रिंसिपल्स सेट किए हुए हैं, तो उस सूरत के अंदर वो उसकी शख्सियत में निखार आ जाता है, वो एक बाकमाल शख्सियत बन जाता है। यकीनन। तो बेसिकली यही दो चीजें हैं जिस पे कि मैं कमेंट करना चाहता कि अगर हम कायद आज़म की शख्सियत से मुख्तलिफ पहलू उनके उठा के देखें और ये दो पहलू अगर अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, तो हम इंशाल्लाह इस मुल्क को तरक्की की बुलंदियों पे ले जा सकते हैं। यकीनन, यकीनन। बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। इन्हीं बातों पर, इन्हीं उसूलों पर हम जो है वो डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो इसमें कुछ ऐड करें। शुक्रिया मिस हुमा। नुमान साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। हम बात उससे पहले कर रहे थे हजूम की शख्सियत भी, कैसे हजूम को उसमें बनाए। सोचने की, समझने की बात ये है कि जो लीडर्स होते हैं वो दूसरों के फैसले अपने हाथ में रखते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो दूसरों की ज़रूरियात अपने हाथ में रखते हैं। तो ये फ़र्क हमें वाज़ेह होना चाहिए। जो लीडर होगा वो दूसरों के फैसले अपने हाथ में रखेगा, दूसरों की नब्ज़ पे उसका हाथ होगा। अब जब हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को देखते हैं, तो मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो मुझे यकीन माने कि वो सारी खूबियाँ जो हिस्ट्री में बड़े बड़े लोगों की थी वो आप में नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जो अरिस्टोटल हैं, अब अरिस्टोटल ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। उसने ऑरेटिक के ऊपर लिखा, उसने मंतक के ऊपर लिखा, सारा कुछ। अब उसमें ऑरेटरी में वो कहता है कि किसी इंसान ने अगर किसी इंसान को इन्फ्लुएंस करना हो, परसुएट करना हो, कन्विंस करना हो, तो वो क्या करे। तो वो प्रिंसिपल्स दे दिए उसने कि जी आप अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करें, आप इमोशंस पे काम करें, आप लॉजिक्स पे काम करें। तो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने यही काम किए कि पहले अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई, ट्रस्ट वर्दी बने, ऑनेस्ट रहे, फिर उसके बाद दूसरों के, लोगों के इमोशंस को, फीलिंग्स को टच किया। तो लोगों ने कहा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही सच कह रहे हैं। तीसरा जो बात वो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, इकट्ठे नहीं चल सकते, तो ये लॉजिकल बात की उन्होंने। अब जैसे नुमान साहब ने कहा कि वैल्यूज की बात, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैल्यूज ही आपका करैक्टर बिल्ड करती हैं और करैक्टर ही आपकी पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी ही कि आपका एटीट्यूड, फिर बिहेवियर, एक्शंस के आपको नजर आता है उसके अंदर। अब उनकी अगर वैल्यूज को देखें तो वैल्यूज में उनका जस्टिस के ऊपर उनका काम था कि जब वो नर्स ने कहा कि जनाब आप अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी सिफारिश करा दे, वो जो ज़ियारत में जिस खातून ने किया था, तो आपने कहा कि मैं सॉरी मैं ये काम आपका नहीं कर सकता, ये तो मुतलका डिपार्टमेंट का काम है। तो आपको पता चला वैल्यूज़। जब आप जा रहे थे अपने ड्राइवर के साथ तो फाटक बंद था, तो वो ड्राइवर उतरा, जाके कहा पता नहीं है कि गवर्नर जनरल गाड़ी में बैठे हुए हैं, दरवाज़ा खोलो, फाटक खोलो। उनका सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी कोई मिसाल नहीं देना चाहता। वैल्यूज बेसिकली होती क्या है, ये आपका पर्सनल बेसिक कन्विक्शन होता है अबाउट समथिंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड, सो व्हाट इज डूएबल, व्हाट इज अनडूएबल, व्हाट इज डिजायरेबल, व्हाट इज अनडिजायरेबल, ये आपकी वैल्यूज हैं। तो नुमान साहब ने कहा कि जो वैल्यूज वो जस्टिस के ऊपर हैं, वैल्यूज हैं वो आपके डिफरेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम बात करते हैं तो वो बिल आ गया 37 रुपीज़ का कि जी ये 37 रुपए का फर्नीचर का बिल है। जब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बिल देखा, उनका भी ये 7 रुपए किस चीज़ के हैं, जी बीबी फातिमा के लिए जो है ये कुर्सियाँ हैं। तो आपने कहा ये उनका खुद का फैसला है, तो वो अपनी पॉकेट से अदा करेंगी। ये वैल्यूज़ हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। तो जब आप खुद वैल्यूज़ को इनकलकेट कर लेते हैं, फिर आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं, आप फिर कन्विंस करते हैं, लोगों के इमोशंस को, फीलिंग्स को टच करते हैं, फिर लॉजिकल बात करते हैं कि हमें एक अलहदा से कंट्री, यार मैं सोचता हूँ और मैं तो किसी को मुल्क क्या और मैं किसी को शहर नहीं लेके दे सकता, बिल्कुल ऐसे, और मैं किसी को मोहल्ला नहीं, और मैं किसी को कॉलोनी, मैं घर नहीं लेके दे सकता, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकता। मैं कुर्बान जाऊं जनाब पे कि आपने हम लोगों को यहाँ फर बोलने के लिए आज़ाद मुल्क दे दिया है। आप सोचें थोड़ी देर के लिए
कहाँ पे किसी मुल्क में हो कि आप खड़े हैं तो आपको बोलेंगे बैठ जाओ, आप बैठे हैं बोलेंगे खड़े हो जाओ, ये करो ये ना करो। यहाँ पे आज़ादी से हम घूमते हैं यार, लेकिन मुझे कभी कभी एहसास होता है कि हमें उन लोगों को हमने अच्छा सलूक नहीं कर रहे उनके साथ, उनके अफकार को हम वो वेटेज नहीं दे रहे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे कि मेरी यंग जनरेशन को कितने लोगों को आपकी शख्सियत के बारे में पूरी हम आहंगी, पूरा ख्याल या पूरा उनको वो है, तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो हमें आज की जनरेशन को भी ये पैगाम देना चाहिए कि अपने बड़ों को पढ़ो, बड़ों को समझो, बड़े क्या करते रहे हैं। अब ये मत कहें कि जी वो कुछ नहीं जानते, वही तो बेहतर जानते हैं। बिल्कुल। अब वो आपको जिसने पहला कदम उठाने में आपकी हेल्प की हो तो आप कहेंगे वो कुछ नहीं है। तो ये बड़ों ने हमें मुल्क लेके दे दिया, कुर्बानियां तो बेशुमार हैं, हम सोच भी नहीं सकते ऐसा कुर्बान करने का जिस तरह से हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं। अब हमारा जो फोकस मेन हजरत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह और उनके अफकार और उनके अब जो जनरेशन को वो देके गए हैं कि अगर कामयाब रहना है, आगे चलना है, इन 3 चीज़ों पे काम करना है। हमें पता कि वो गलत नहीं कह के, वो कह रहे कि आपने इत्तेहाद पे काम करना है, अलहदा नहीं होना, इकट्ठे रहना है, मिलजुल के रहना है। अब ये सिर्फ मैसेज है छोटा सा इत्तेहाद का, ये आसान काम नहीं है। आज तो घर में इत्तेहाद नहीं होता, ऑफिस में इत्तेहाद नहीं होता, अपने मोहल्ले में इत्तेहाद नहीं होता। क्यों इत्तेहाद नहीं होता? क्योंकि हर आदमी डिफरेंट माइंडसेट रखता है, डिफरेंट पर्सनैलिटी है, डिफरेंट बिहेवियर है, डिफरेंट माइंड्स। तो जब डिफरेंसेस हैं तो उसमें इत्तेहाद रखने के लिए हजरत कायद आज़म आपको कह रहे हैं इत्तेहाद रखना, यानी दूसरों के डिफरेंसेस को भी टॉलरेट करना, दूसरों को अपने बराबर समझना, इक्वालिटी समझना, ये जो डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूजन लेके आना, हर बंदा फील करे कि आई एम द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, आई एम द पार्ट ऑफ दिस नेशन। वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है वो इत्तेहाद को जन्म देगी। जो यूनिकनेस है, डिफरेंट है, लेकिन इस मुल्क का हिस्सा है। तो ये पहला इत्तेहाद है। और इत्तेहाद के साथ आता है फिर यूनिटी के साथ जब हम बात करते हैं फेथ और डिसिप्लिन की, तो डेफिनेटली उनको भी हमने सामने रखना है। इफ़त साहिबा, अब फेथ और डिसिप्लिन के हवाले से आप हमें क्या बताएं? देखिए, ये जो कायद आज़म की जो सेइंग है बहुत ज़बरदस्त है, और जिस पर इसके जितने पहलुओं पर गौर किया जाए ना, उन्होंने आपको एक टारगेट दे दिया। नेक्स्ट जो जनरेशन है, नेक्स्ट जो पाकिस्तान बनेगा आज़ाद पाकिस्तान में, पहली जो उसकी सबसे पहला जो यानी ज़रिया है, वो सबसे बड़ा कॉज है, वो ईमान है। ईमान अकीदे की पुख्तगी को कहते हैं कि आपका जो अकीदा है उस पर आपकी डिटर्मिनेशन हो, और फिर आपके यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आपके क्लियर विजन के साथ आप चलें। ईमान, फेथ, अगर फेथ ना हो किसी चीज़ पर, मैं ये चीज़ हासिल ही नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर है कि वो फिर नहीं हासिल करेगा। लेकिन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ भी इस यकीन के साथ मांगो कि ये होके रहेगा, तो इतना डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, तब जाकर आप यानी अगर आपके माइंड क्लियर है तो ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो जाती है और बंदा सोचता है कि ये सही है कि गलत है, फिर वो आगे अचीव नहीं कुछ कर सकता। तो पहले जो आपने सोच लिया, जो आपका विजन है, उस पर आपकी डिटर्मिनेशन हो। डिटर्मिनेशन के बाद फिर आप इत्तेहाद की जो दूसरी हमारी सबसे बड़ी जो हमारा काम है वो मुत्तहिद होना है। देखिए, कॉज बड़ा अहम होता है। जब पाकिस्तान बना, कॉज जो है वो सबसे ऊपर था, ऊपर लेवल पर आया, नीचे वाली सारी चीज़ें नीचे बैठ गई। ठीक, कोई सिंधी, बलोची, पठान कुछ भी नहीं था। हालांकि सारे मुस्लिम अक्सरियत जो इलाके हैं उन सब में ये अलग अलग नस्ली मौजूद हैं, और सारे तसुबात ख़त्म हो गए, फ़िरका वारियत भी ख़त्म हो गई, तब भी फ़िरके मौजूद थे। उसके बाद जो इलाकों के अपने अपने तसुबात हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन कॉज अहम हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त पाकिस्तान बन गया उसके बाद वो कॉज हटा है तो बाकी सब चीज़ें उभर आईं। कॉज सबसे अहम होता है, हमारा एक कॉज है। उस वक्त ये था कि पाकिस्तान बन जाए, इस वक्त ये है कि हम इस पाकिस्तान को कि इतनी बुलंदियों पर ले जाएं जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा है। और जे सुरैया पर बड़ी बात है कि ये वो बंदा खाके जो है कर लेता है बालों परे अमी पैदा। इतनी हद तक हमें जाना है कि जो मकसद हमने
बनाया। اور قائد اعظم نے صرف اپنی تقریروں میں صرف اس برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی بات نہیں کی، بلکہ قاہرہ میں جب انہوں نے ایک سپیچ کی ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک اسلام کا مضبوط قلعہ ہونا چاہیے جس میں سارے ممالک کے لیے ایک آڑ بن جائے اور ڈھال بن جائے۔ تو آپ صرف برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے لیے ہی ایک ملک بنانے کے لیے نہیں سوچ رہے تھے، بلکہ آپ نے ملت اسلامیہ کا اوورآل، کیونکہ یہ ایک جست واحد ہے، اس میں سے ایک بھی کچھ ہوگا تو سارے ہی ہو جائے گا۔ تو نمبر 2 کیا ہے؟ متحد ہونا۔ متحد نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ دیکھیں کتنی ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہے، لیکن جب کاز آ جائے تو ساری ڈفرینس آف اوپینین پیچھے رہ جائیں گی، کاز عام ہو جائے گا۔ وہ اتحاد اس وقت قائم ہوا۔ تنظیم کیا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اچیو کرنے کی ایک آپ کو سڑک مل جائے، ایک آپ کو راستہ مل جائے، تو اب آپ ڈسپلن کے ساتھ چلیں گے۔ ڈسپلن انفرادی زندگی میں بھی، ڈسپلن جو ہے وہ آپ کی باقی جو معاشرتی زندگی ہے اس میں ڈسپلن کیا ہے، لیکن کیا ہے تنظیم؟ تنظیم یہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھنا اور اعتدال کے ساتھ جو ہے نا وہ لے کر چلنا۔ گھر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ڈسپلن کیا ہے، ہر چیز کا اٹھنے بیٹھنے کا، ہر چیز کے ایک ٹائم ٹیبل ہے، ایک سیٹنگ ہے، ایک زندگی کا مقصد ہے کہ آج کے دن میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، قوموں کے لحاظ سے پھر یہ مقصد اور اہم ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز تنظیم ہے، وہ ایک ٹریفک جو چل رہی ہوتی ہے اسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سگنل نہ ہو تو پھر ٹریفک کا کیا حال ہوگا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ ڈسپلن کے لیے آزاد قوم تو مل گئی، آزاد ملک مل گیا، لیکن اس کے لیے جو ضرورت تھی ہمیں کہ ہم اس کے بعد اس کو مزید اس میں ڈسپلن پیدا کرتے اور اپنے سارے جو تعصبات ہیں اور جو سارے الگ الگ یہ جو ساون میں وہ کہتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں نکل آئی ہیں، ان سب کو ختم کر کے ہم ایک کاز کی طرف آتے۔ یہ ہے ایمان کا تعلق اتحاد سے، اور اتحاد کا تعلق پھر تنظیم کے ساتھ، تبھی کوئی چیز اچیو ہو سکتی ہے۔ اب جتنا اس میں اسٹرینتھ زیادہ ہوگی، انہینسمنٹ ہوگی، اتنا ہی وہ کاز کے حوالے سے وہ چیز بڑی حاصل ہو جائے گی جو ہم نے حاصل کر لی۔ اور قائد اعظم نے کہا کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا ہے، اب اس کو برقرار رکھنا جو ہے وہ ہمارا کام بالکل ہمارا کام ہے، اور کس طرح سے برقرار رکھنا ہے، موجودہ دور میں ان 3 اصولوں کی کیا ضرورت ہے اور کس طرح سے ان پر کاربند ہوا جا سکتا ہے، اس پر بھی ہم جو ہے اپنے تینوں مہمانوں کا پوائنٹ آف ویو جانیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر بھی ہمارے پاس ہے، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ دیکھیں، اس کے بعد ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں۔ جی ویلکم بیک۔ سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، اور اب ہم جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے ایمان، اتحاد، تنظیم کی موجودہ دور میں اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے۔ کشور صاحبہ سے جانیں گے کہ اس ضرورت کو کس طرح سے پورا کیا جا سکتا ہے، اس پر ہم نے کتنا کام کرنا ہے۔ دیکھیے ایمان، اتحاد اور تنظیم میں انسان کی تمام پہلو پوشیدہ ہیں ان 3 پرنسپلز پہ۔ اگر تحریک جدوجہد آزادی کو دیکھیں تو یہ 3 چیزیں مکمل طور پر ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایمان سب سے پہلی چیز ہے، آج کے دور میں ہمیں ایمان کی بہت ظاہر ہے، اس سے پہ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ میرا ایمان کیا کمزور ہے؟ نہیں، آپ کا ایمان تو موجود ہے، لیکن وہ ایمان نہیں ہے جسے یقین کامل کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ! اور یقین کامل کیا ہے کہ میں اپنے فیتھ پر اور اپنی اس بلیف پر مکمل یقین رکھوں اور اس میں شک اور شبے کی گنجائش ہی نہ آنے دوں۔ میں ایمان تو رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ڈاؤٹ تو آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، میں تھوڑی سی میٹیریلسٹک چیزیں بھی کر لوں۔ صحیح۔ مکمل ایمان، یہی چیز ہمیں اپنے لیڈرز میں نظر آتی ہے اور قائد اعظم کی ذات میں ایمان۔ اچھا پھر دیکھتے ہیں ایمان کے 2 پہلو نظر آ جاتے ہیں۔ ایمان کا ایک اپنی ذات پر بھی ایمان ہونا چاہیے اور اس کائنات کی تشکیل خالق پر بھی ایمان ہونا چاہیے۔ یہ 2 پہلو ہیں ایمان کی جو ہمیں آج کے دور میں بہت ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب ہم ایمان کی اس معراج تک پہنچ جاتے تھے کہ کائنات نے ہمیں، خالق نے کائنات کی تشکیل دی، اور یہ فیتھ ہی تھا، یہ ایمان ہی تھا جو پیغمبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام آتے چلے گئے۔ یہ ایمان تھا نا، ان کے پاس کوئی دولت تو نہیں تھی، ان کے پاس میٹیریلسٹک جو آج کی چیزیں ہیں وہ تو موجود نہیں تھی، وہ ایمان کامل تھا۔ صوفیاء کرام میں جو تصوف کی طرف چلے جاتے ہیں وہ ایمان کامل ہے، اپنی ذات اور اپنے خالق۔ اچھا پھر اس کے ساتھ مخلوق کا بھی تعلق ہے۔
खालिक और मखलूक का रिश्ता बहुत बड़ा चीज़ है। अच्छा, फिर तभी हमारे अंदर इत्तेहाद पैदा होता है और वो मखलूक के अंदर है। खालिक पर ईमान रखो और मखलूक की फलाह के लिए काम करो। वाह, क्या अच्छा, बात है। मखलूक की फलाह कैसे की जा सकती है? तहरीक आज़ादी में देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि सही। जब तक इत्तेहाद मौजूद नहीं था, यूनिटी मौजूद नहीं थी, जो 1940 में मौजूद कौम मौजूद है, लेकिन जो यूनिटी नज़र आई है हमें वो 1940 में है, बिल्कुल। जहाँ तमाम तबका फ़िक्र और एक इवन साथ के है। मैं कहती हूँ बैनुल अक़वामी ताकतें अलर्ट होगी बिल्कुल, कि तभी तो 7 साल का ये कलील अरसा लगा। 7 साल के कलील अरसे में जो 1857 की जंग आज़ादी से हम जदोजहद कर रहे हैं, 7 सही। कलील अरसे में वो इत्तेहाद की इंडिकेशन थी। बिल्कुल ऐसे और ये इत्तेहाद क्या था? ये ईमान ही की अगली स्टेज है। डेफिनेटली। देखिए, ईमान था कायद आज़म को और दूसरे लीडर्स को कि हम, उनके पास कोई वो माल और दौलत नहीं है, उनके पास उस तरह के एजुकेटेड लोग मौजूद तो हैं, उस लेवल के नहीं हैं, उस तरह की शातराना अयाराना टैक्टिक्स मौजूद नहीं बिल्कुल, है, कोई हथियार नहीं, कोई ऐसे हथियार गोला नहीं, बारूद कोई नहीं। एजुकेटेड उस तरह नहीं है, लेकिन ईमान है 1940 में नज़र आ रहा है। और फिर इत्तेहाद है साथ। इत्तेहाद जब हो गया तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया। डेफिनेटली। क्यों डिसिप्लिन? देखिए 1940 में पिन ड्रॉप साइलेंस है, 100 मिनट्स का खिताब है कायद आज़म का। जी। तो क्यों, क्या हमारी सारी कौम एजुकेटेड थी? नो। हम गांव से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम कस्बे से भी ताल्लुक़ रखते थे, हम देहात से भी ताल्लुक़ रखते थे। क्यों जोक दर जोक मर्द और औरत उस तरफ जा रहे हैं मिंटो पार्क में? अच्छा, फिर ट्रैवल कर रहे हैं ये। अच्छा, फिर कोई इस तरह का सवाए खाकसार के वाक़े के जो एक तरह अचानक हो गया, अदरवाइज हमें कोई डिसिप्लिन की वो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। अच्छा, जब डिसिप्लिन आ गया तो अंग्रेज भी इस चीज़ पर मजबूर हो गया। और आज मैं कहती हूँ कि आज हमें इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, फिर ये चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि इसका दरसो तदरीस से भी हर वक्त हम टीवी या मीडिया के ज़रिए इस चीज़ को, हमें ऑटोमेटिकली अपने घरों से, अगर मेल है या फीमेल है, वो अपना अपना हिस्सा डालता चला जाए। हाँ, फिर आप जिस ओहदे पर मौजूद हैं उस पर हिस्सा डालें। सही। अच्छा, इन तमाम चीज़ों पर आप जब कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली, और आज की बहुत ज़रूरत है ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की। डेफिनेटली। देखिए, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम थी तो हमारे अंदर 1947 में हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया और ये जिंदा मिसाल है। और आज भी हमें ज़रूरत है कि आज जो हमें मसाइल का सामना है, चाहे वो इंटरनल है चाहे वो एक्सटर्नल है, उनका वाहिद हल ही ये है कि हम इन तीनों असूलों को अपनाएं। बिल्कुल। और इन तीनों असूलों को अपनाए बगैर वो हजूम से कौम नहीं, और कौम तो मौजूद है, जो इम्तियाज साहब की या नोमान साहब की जो स्कॉलर की गुफ्तगू सुनी मौजूद हैं। बिल्कुल। उनको यूनाइट करने की ज़रूरत है और उनके अंदर डिसिप्लिन पैदा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसके लिए क्या सजेशन है आपके माइंड में कि किस तरह से पैदा हो सकता है? देखिए, इसमें बेहतरीन चीज़ जो है वो घर है। घर है। अच्छा, घर के साथ साथ आप जिस ओहदे पर हैं उस पर प्रचार कीजिए। ठीक। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बावजूद आज के दौर में मुझे अपने आप को ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर अमल पैरा पहले होकर दिखाना है, और उसके बगैर मैं किसी को दर्स नहीं दे सकती। अच्छा, ये दर्स देखिए, बीइंग अ माँ, बीइंग अ बहन या बेटी या बाप, भाई की हैसियत से भी हम अपने मोहल्लों में, अपने देहातों में, सब पहले होता था शाम के टाइम बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, बुजुर्ग इकट्ठे होते थे, एक दूसरे की कहानियां सुनाई जाती थी। क्या उनके अंदर, क्या उनको जबरदस्ती उस पंचायत में लाया जाता था? वो शौक से बच्चा भी जाता था, बूढ़ा भी जाता था। बिल्कुल। और ख़वातीन शाम को बच्चियां, अम्माएं इकट्ठी होती थी, एक दूसरे को कहानी, तो ये तंजीम थी ना। यकीनन आज भी इस शौक को, इस इंटरेस्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है। खालिद साहब, आपके पास क्या सजेशंस हैं, किस तरह से ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की ज़रूरत को मौजूदा दौर में पूरा किया जा सकता है? शुक्रिया मिस हुमा, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आज माशाल्लाह से हो रही है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है। हम जो लौटा रहे हैं, हक अदा नहीं हो रहा, कोशिश कर रहे हैं लौटा रहे। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आते हुए आपने पूछा कि इत्तेहाद को और ईमान को और तंजीम को कैसे किया जा सकते हैं। मैंने कहा कि चैरिटी भी जो है ना आपके घर से शुरू होती है। बिल्कुल। तो घर में सबसे पहले अल्लाह ने आपकी ज़ात रखी, सबसे पहले आप
तो आप अपने मन में डूबे। और इकबाल ने तो फरमाया ना, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी। ये जो जिंदगी का सुराग है, ये जो इत्तेहाद का सुराग है, जो तंजीम का सुराग है, ये आप इसको सीक्रेट कहें, सीक्रेट ऑफ यूनिटी, सीक्रेट ऑफ डिसिप्लिन, सीक्रेट ऑफ फेथ। सीक्रेट क्या है तो मैं सीक्रेट आपसे शेयर करता हूँ। सही। अब जो इत्तेहाद का जो सीक्रेट है उसमें है टॉलरेंस। चूंकि हम डिफरेंट लोग हैं, डाइवर्सिटी का हाई लेवल है, और जब तक हम इसमें टॉलरेंस नहीं शो करेंगे इत्तेहाद नहीं आएगा। जब तक हम दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे इत्तेहाद नहीं आएगा। जब दूसरों की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं करेंगे, ख्याल से मुराद है रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे चाय पसंद है तो फिर आपको इतराज़ नहीं होना चाहिए, आपको कॉफ़ी पसंद है मुझे इतराज़ नहीं होना चाहिए, मैंने आपकी पसंद को रिस्पेक्ट दी, यानी मैंने टॉलरेट किया। तो टॉलरेंस जो है वो दूसरों के रवैयों की टॉलरेंस, दूसरों की पर्सनैलिटी की टॉलरेंस, डिफरेंसेस की टॉलरेंस, ये सीक्रेट है इत्तेहाद का। अब इस टॉलरेंस से क्या होगा कि हर बंदा महसूस करेगा सेंस उसके पार्ट होने की, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हैं, क्या आप फील करते हैं कि यू आर अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन? क्या आपका मैनेजर, क्या आपका बॉस आपको मौका देता है कि आप कंट्रीब्यूट करें, आपको इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख्याल रखा जाता है? नो। सो द सीक्रेट ऑफ यूनिटी इज द टॉलरेंस। और ये टॉलरेंस आपकी आती इक्वालिटी से। सही। कि यार अगर मैं इस तरह के कपड़े पसंद करता हूं तो इस पे लोग इतराज नहीं करते, मैं इसके पे क्यों करूं? तो ये टॉलरेंस और इक्वालिटी इसका सीक्रेट है। और दूसरा जो आपने कहा कि मैं तंजीम की बात करते हैं, जो डिसिप्लिन की बात करते हैं, उसका भी एक सीक्रेट है। ये मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, ये सुराग है जिंदगी के। तो इसका जो सुराग है, अच्छा वैसे मैं उसको पूरा सुना दूं, मेरे ज़हन में वो आ रहा है, अपने मन में डूबकर पाजा सुराग जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। अब इसमें क्या मन की दुनिया क्या थी? कि मन की दुनिया हजरत इकबाल ने फरमाया, सारा नक्शा सामने हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का आता है कि मन की दुनिया जज्बा व शौक, सोजो मस्ती। हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखें कि जज्बा, शौक, सोज, मस्ती, चारों चीजें उसके अंदर हैं, जज्बा और शौक। और आपने मना किया है बाकी चीजों से और कहा कि ये वाली लेके आओ, इत्तेहाद, ईमान, तंजीम। अब अगला क्या है? तन की दुनिया, मन की दुनिया, जज्बा और शौक, सोजो मस्ती। तन की दुनिया सूदो सौदा, मकरो फन, ये नहीं करना। झुका जब तू गैर के आगे, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका तो जब गैर के आगे, ना तन तेरा ना मन। तो मन की दुनिया भी नहीं है, तन की दुनिया भी नहीं है। तो मैं वापस उसके ऊपर आता हूँ, तंजीम के ऊपर। जो तंजीम का सीक्रेट है वो है आपका ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, अपने प्लेयर को डिले करना। ये कॉन्सेप्ट है कि जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मुझे जो चीज चाहिए अभी मिल जाए, मुझे जो भी चाहिए अभी मिल जाए, कॉम्पनसेशन अभी हो जाए। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट में है। तो हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की गहरी नजर थी कि ये कौम के अंदर ये प्रॉब्लम हो सकता है, और इनका ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेयर, ये चाहते हैं कि इस तरह से इनको समझाएं कि भाई डिले करें। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, डिलेड प्रेयर आपको जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड रखेगा, आपको तंजीम के अंदर लेके आएगा, आपको एक उस वे में लेके आएगा। इसके ऊपर मार्शमैलो की बड़ी खूबसूरत 70s के अंदर स्टडी हुई है। उसने क्या किया कि 3.5 साल से कुछ 7 साल 10 साल के बच्चों को इकट्ठा किया, उनको कहा कि ये मार्शमैलो आप खाएंगे, लेकिन अगर अब नहीं खाएंगे तो 2 मिलेंगे 10 मिनट बाद। तो अब जिन्होंने आपने उस प्लेयर को डिले किया और वो 30 साल के बाद देखा तो वो टॉप पोजीशंस के ऊपर थे। तो यही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि भी आप अपनी ग्रेटिफिकेशन को सब्र करो ना यार, ऑर्गेनाइज रहो, तंजीम का हिस्सा बनो। तो ये सीक्रेट्स हैं आपके इत्तेहाद के, वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस को डेवलप करना, और जो यूनिटी का है वो अपनी डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर काम करना। बिल्कुल काम किया जा सकता है। इफ़त साहिबा, आपके पास क्या सजेशंस हैं ईमान इत्तेहाद तंजीम के हवाले से? जी मेरा ख्याल है, बहुत शुक्रिया हुमा जी, कि जो अरबी का एक मुहावरा है ना, तूफ़िज़ुल अशिया बिअज़दादिहा, हर चीज़ को उसकी ज़िद से पहचानो। ये जब तब हमें पता चलता है कि ईमान की ज़िद क्या है, बेईमानी, झूठ, मिलावट, ठीक है, ये जो सारा इस वक्त हमारे यहाँ सॉरी टू से मौजूद है।
इसलिए हमें ईमान को डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमें वो चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो इसके अगेंस्ट है। इत्तेहाद का अगेंस्ट क्या है? इंतशार, इफ्तिराक, और सब हर एक का अपना अपना बात बयान कर रहे हैं। जो जैसे कि इन्होंने कहा कि टॉलरेंस इसका हल होना चाहिए कि हमें एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। और फिर मैं वो अपनी पिछली बात दोहराऊंगी, कॉज को आम रखना है। सही। तंजीम क्या है कि तंजीम का उलट क्या है? बेतरतीबी। अब जिस वक्त तक हमारी ज़िंदगी में इनफरादी और इज्तिमाई लिहाज से तरतीब आएगी तो ही बात। तरतीब क्या है? डिसिप्लिन क्या है? लॉ एंड ऑर्डर। लॉज और रूल्स को ओबे करना जो है वो तरतीब है, वो डिसिप्लिन है। वो हमें हर लेवल पर, घर के लेवल पर, फिर तालीमी इदारों में, फिर उसके बाद माशरती लेवल पर, मीडिया लेवल पर और हुक्मरान के लेवल पर, सब लेवल पर हमें ये चीज़ें लानी पड़ेंगी कि पॉजिटिव चीज़ों को हमने कैसे आगे प्रोजेक्ट करना है और नेगेटिव चीज़ों को कैसे हमने दबाना है। तभी हम इस जो अजीम सेइंग है इसको हम पूरा कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो नौजवानों को क्या गाइड करना चाहेंगी? नौजवानों के लिए कितना ज़रूरी है कि वो इन असूलों को ना सिर्फ समझें बल्कि अपनाएं भी? मुझे ऐसा लगता है कि नौजवानों के लिए हमने जो हम बाद की जो जनरेशन है हमने उनके अंदर डेवलप नहीं की मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत एक बड़ी चीज़, कौस से मोहब्बत, पाकिस्तान से मोहब्बत, मोहब्बत हो जाए तो फिर सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। अगर हमें ये चाहिए कि इस बानी पाकिस्तान से, इस मुल्क से पहले मोहब्बत करने की रिवायत डालें कि हमारे दिल में वाकई हम तैयार हो जाएं इसके लिए, वही कुर्बानियाँ देने के लिए जो इतने लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। हम तो यहाँ इस वक्त एक कुर्बानी नहीं दे सकते। और हम तो मुल्क को बजाय इसके कि कुछ हम मुस्बत काम करें, नेगेटिव कामों की तरफ हमारा ज़्यादा ख्याल है। तो मेरा ख्याल है कि पहले मोहब्बत आनी चाहिए। नज़रिया जो दो कौमी नज़रिया है उसको मजबूत करना चाहिए और बताना चाहिए कि तहजीब और सकाफत के एक होने के बावजूद भी मज़हब का जो हमारा सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है और वो रहेगा। और उसके बाद हम उनको तरबियत दे सकते हैं और बता सकते हैं। लेकिन अगर बीच में वो पैशन, जज्बा ही ना आया तो फिर आगे कुछ भी काम बिल्कुल कोई काम नहीं हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी कौम को जो है वो जज्बा नसीब करे, वही क़याम पाकिस्तान वाला जज्बा, कि हम फिर इसको पाकिस्तान को बुलंदियों पर देख सकें, बिल्कुल लेके जा सकें और अपना अपना किरदार अदा कर सकें। इसी के साथ इफ़त साहिबा मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, कोई पैगाम हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो? वही कि मोहब्बत करें पाकिस्तान से और अपना अपना हिस्सा डालें। सही, बहुत खूबसूरत पैगाम। और जी अब हम बाकी पार्टिसिपेंट्स की जाने भी बढ़ेंगे, उनसे भी यही गुजारिश करेंगे कि ओवरऑल जितनी भी डिस्कशन हुई है उसके मुताबिक आज हमें वो क्या गाइड करना चाहते हैं। जश्न आज़ादी का जो है वो जोश इस वक्त, जज्बा कहें, जोश कहें, वो सर चढ़ कर बोल रहा है। और ये जोश और जज्बा अगर पॉजिटिविटी के साथ, खालिद साहब यकीनन आप मेरी बात से एग्री करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ हम इंडोर्स करें और कोई ना कोई बात सीखें, कोई ना कोई किरदार अदा करने की कोशिश करें, तो यकीनन फिर इस 14 अगस्त को मनाने का मज़ा ही और होगा और हम जान सकेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसा पाकिस्तान चाहते थे, उसमें हम किस तरह से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैं इसको इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए वो एक बात आपसे शेयर करता हूँ, शेयर को शेयर करता हूँ। सही। जो आलम ईजाद में है साहब ईजाद, हजरत साहब ने बड़ा कमाल का शेर फरमाया, ये जनरेशन के लिए, ये हम सब के लिए है कि जो आलम ईजाद में है साहब ईजाद, गिर्द उसके करता है तवाफ ज़माना। क्या बात है, वाह। जो आलम ईजाद में है साहब ईजाद, गिर्द उसके करता है तवाफ ज़माना। तकलीद से नाकारा न कर खुदी को, तकलीद से फॉलो से ऐसी फॉलो कर रहे हैं, फॉलो करें, नो 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 नो, तकलीद से नाकारा न कर अपनी खुदी को, कर इसकी हिफाजत, ये गौहर है ये गाना। तो ये जो गौहर है, ये कीमती है, ये पत्थर है, ये लाल है, ये जो भी आप इसको नाम दें, तो आप अपने ऊपर, मैं फिर वही बात कर दूं कि मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, मन में डूबें, ये मुल्क आपका है, ये इसमें आपने रहना है, आपके बच्चे आपका नाम लेंगे भी हमारे बड़े क्या करते आए हैं। तो ये जब तक आप आज से नहीं करेंगे, आप इसकी हिफाजत नहीं करेंगे, इसके लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो अगर ये भी समझो तो सही ना यार, खराब तो नहीं करो ना, अगर दे नहीं सकते तो लेने का भी हक नहीं है। तो इसलिए नौजवानों को चाहिए, ये इतनी खूबसूरत नेमत रब्बे करीम ने, ये इतनी खूबसूरत नेमत जिसके हवाले से हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें ये अता की है,
हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अदरवाइज लोग हमें यही कहेंगे कि ये कम ज़र्फ लोग हैं, कम ज़र्फ इंसान है, कम ज़र्फ कौम है, अगर हम इसको अपना हक समझने लगे कि हक नहीं था, मिल गया हमें, मिल गया है, ये हक नहीं था, ये मिला है, तो आप ग्रेटिट्यूड शो करें, इसको रिस्पेक्ट दें और आप इसके लिए कुछ करना शुरू करें। तो ये आपके लिए पैगाम हो सकता है, आप इसके ऊपर काम करिए। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत पैगाम कि हमने पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस मुआशरे के हमने इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना है, चाहे हम नौजवान हैं, चाहे हम बच्चे हैं, चाहे हम जो है वो इस मुल्क के एक मैच्योर फ़र्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें। हमने ये नहीं सोचना कि हमारे करने से क्या होगा। ये सोच भी बहुत ज़्यादा किश्वर साहिबा देखी जाती है कि हम कर लें या हम ना करें तो उससे कौन सा फ़र्क पड़ेगा, हमारे करने से ही फ़र्क पड़ेगा। मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा इस पर भी आप देखिए, मैं ये कहती हूँ कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को बामानी बनाना चाहिए और उसे अपना वो शेयर डालना चाहिए और इस चीज़ की तरफ नहीं जानी उसने किया अब मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, नहीं, मेरी ज़ात मौजूद है और मैंने जो अच्छा अमल करना है, हो सकता है कल को मुझे मौका ना मिले, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले, तो मैं यही कहती हूँ जब मेरे अपने इर्द गिर्द इस तरह के वाक़यात होते हैं तो मैं कहती हूँ अपने डायरेक्शन सही रखो, अपने अपना ईमान मजबूत रखो, अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करो, अपने अंदर मोहब्बत पैदा करो और वो ये बामानी ज़िंदगी, वो ये इकबाल का एक शेर कि खुदी को कद बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या। अपने अंदर वो क्वालिटीज पैदा करो, ये ना सोचो कि मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा, मैंने कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ, और मेरी कोई बात को सुना जाएगा। हो सकता है कि आपकी बात आज आपके सामने पूरी नहीं हो रही, आपके मरने के बाद शायद कोई इस चीज़ को फॉलो कर ले। तो मैं तो अपनी ज़िंदगी में भी ये और दूसरों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी यही तलकीन करती हूँ कि अपना शेयर डेली लाइफ में ज़रूर डालो। बिल्कुल। और जब डालोगे तो मैं ये कह सकती हूँ मेरा ईमान कामिल है कि वो चीज़ तुम हासिल कर लोगे डेफिनेटली। और तुम्हारी आने वाली नस्लें, देखिए ना, लोगों ने बहुत से कहते हैं ना कि पौधा दादा लगाता है और उसका फल कौन खाता है, पोता खाता है। तो हमने अगर इस मुल्क को अपना समझना है तो अपना शेयर डालो। बहुत खूबसूरत पैगाम। इसी के साथ आज की जो है प्रोग्राम का हम इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, जश्न आज़ादी मनाएंगे हम भरपूर अंदाज में आपके साथ और अपने मेहमानों के साथ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।